नमस्कार। आइए आज हम देखते हैं यूपी की जो टेट है और एसटेट है उसके एग्ज़ाम के इंग्लिश जो है। तो इंग्लिश को हम देखते हैं, कुछ आंसर्स हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें देखना है कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। तो हम पहला क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें कहा गया है वन शुड कीप डैश ड्यूटी। तो वन जो अपने आप में यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो वन के साथ हम अगर देखें तो माई, हेज़, योर, वंस। तो सभी को देखने के बाद हमें आंसर जो मिलता है वो वन के साथ हमेशा जो हम प्रयोग करेंगे तो वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग होता है। जिस तरह से आई के साथ माई, ही के साथ हेज, दे के साथ देयर, सी के साथ हर, वैसे ही वन के साथ हमेशा हम वंस का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एवरीवन शुड रेस्पेक्ट डैश कंट्री। तो जहाँ पे एवरीवन लग जाएगा तो एवरीवन के साथ में हमें जो करना पड़ेगा, तो वन के साथ में या वडी किसी में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी या एवरीवन, एवरीबडी ऐसा कुछ अगर लिख के आता है तो हमें उसके साथ में हमेशा हिज या हर का प्रयोग ही करना है। तो यहाँ पे हिज का ऑप्शन दे रहे हैं तो हमें हिज कर देना है यहाँ पे। तो एवरीवन शुड रेस्पेक्ट हिज कंट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है एवरीथिंग हैज़ वैल्यू। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरीथिंग हैज़। तो जहाँ भी थिंग का प्रयोग हो जाए, एवरीथिंग, समथिंग, तो जहाँ भी थिंग का प्रयोग आएगा वहाँ पे हमें इट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। तो एवरीथिंग हैज़ इट्स वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित एंड मोहित शुड लव। और यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पे कह रहे हैं ईच अदर, वन एंड अदर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो जब भी हम बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट यहाँ पे दो आ रहे हैं तो दो सब्जेक्ट में हमेशा हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, दो से ज़्यादा है, मोर देन टू है, तो हमें वन एंड अदर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है वेंट टू दिल्ली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन का जो है वो क्रम लगाना है। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका क्रम लगाने के लिए पहले में देखना है, अगर सभी प्रोनाउन बहुवचन में हैं तो हमें पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रयोग करना होता है। लेकिन यदि सभी बहुवचन में नहीं है तो पहले हमें सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से हमारा पाँचवें का जो आंसर है वो हो जाएगा यू, ही एंड आई, अर्थात सी वाला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दिस बुक इज़ योर्स, दैट बुक इज़। तो यहाँ पे जो कहा गया है, जो योर्स यहाँ पे अपने आप में है वो कहीं ना कहीं पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रही हैं। तो यहाँ पे तो दिस बुक इज़ योर्स, और यहाँ बात करें दैट बुक इज़ तो यहाँ पे हो जाएगा माइन। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन का जो ऑप्शन था हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया है। अब हम आगे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ इन सिंगुलर। तो इसमें से हमें छांटना है सिंगुलर एक क्वेश्चन में कौन सा है। माइस है, पीपल है, डेटा है, राइस है। तो हम बात करें जो माइस है, माइस अपने आप में माउस है, उसका बहुवचन बनता है माइस। पीपल अपने आप में बहुवचन ही प्रयोग होता है। डेटा है, ये भी बहुवचन में है क्योंकि डेटा का एक वचन डेटम होता है। और जो राइस है अपने आप में ये मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन को हमेशा हम सिंगुलर में ही काउंट करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विच वन इज़ इन प्लूरल। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुवचन की, इसमें से निम्नलिखित में से बहुवचन कौन सा है। तो मैथमेटिक्स, न्यूज़, थैंक्स, ऑनेस्टी। तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट का नाम आता है तो हमेशा कोई सब्जेक्ट हो हमेशा एक वचन रहता है। न्यूज़ हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग होता है। और थैंक जो है उसे हम हमेशा बहुवचन में THANKS थैंक्स में ही प्रयोग करते हैं। ऑनेस्टी अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बात करें इसका आठवें का जो राइट आंसर है वो रहेगा सी, थैंक्स। तो अगला देखते हैं हम। अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं जेंडर से। तो इज़ कॉमन जेंडर। तो इनमें से बात करें कॉमन जेंडर कौन है, तो इंग्लिश में अगर बात करें तो 4 प्रकार के जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलिन से मतलब है पुरुष जाति का बोध कराने वाले, फेमिनिन से मतलब है केवल स्त्री जाति का बोध कराने वाले, और कॉमन से मतलब है ऐसा नाउन जो मेल या फीमेल दोनों के लिए हम सेम रूप से प्रयोग
करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन की बात कर रहे हैं और न्यूट्रल से मतलब है वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो अपने आप में निर्जीव हैं सभी न्यूट्रल में आती हैं। तो यहाँ पे हम देखें कॉमन जेंडर की बात कर रहे हैं। कॉमन जेंडर में क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दीज ये हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ऑर्फन मीन्स अनाथ ये भी अपने आप में दोनों है, इंजीनियर अभियंता और डॉक्टर ये भी अपने आप में मेल फीमेल दोनों के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 9 का आंसर रहेगा वो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो डैश इज़ न्यूट्रल जेंडर। यहाँ न्यूट्रल की बात करें न्यूट्रल जेंडर की अगर हम बात देखें तो जो मून है अपने आप में चंद्रमा है, चंद्रमा इंग्लिश के हिसाब से फेमिनिन जेंडर में आता है। जो सन है सूर्य है ये मैस्कुलिन में आता है। ऑर्फन है ये कॉमन में आता है। और इन्फेंट का मतलब है नवजात बालक, नवजात जो शिशु है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग नवजात शिशु इन्फेंट है ये अपने आप में न्यूट्रल जेंडर में आता है। 10वें का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हम बात करें इट इज़ आई हु इज़ स्पीकिंग। तो यहाँ पे बात करें अगर किसी वाक्य में यहाँ पे इस तरह से सब्जेक्ट दिया गया हो और सब्जेक्ट के बाद हम बात करें आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन, कोई यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन अगर दिया गया है तो जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे जो आई है आई के तुरंत बाद जो प्रोनाउन आ रहा है हु आ रहा है। और तो हु के तुरंत बाद जो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी वो हु से तुरंत पहले जो सब्जेक्ट है उसी को देख करके यहाँ पे प्रयोग हमें करना पड़ेगा। तो आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा आती है वो हम बात करें आई के साथ एम का प्रयोग हो जाएगा। तो 11वें का आंसर हो जाएगा सी। तो जब भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उससे तुरंत पहले कोई सब्जेक्ट दिया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी उसी सब्जेक्ट को देख करके लगानी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनुज इज स्टैंडिंग डैश राज एंड मोहित। तो जब भी हम बात करें तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो स्टैंडिंग की बात कर रहे हैं खड़ा हुआ है राज अनुज जो, तो राज एंड रोहित के बीच में है तो अनुज खड़ा हुआ है। तो अनुज जो बात करें यहाँ पे डैश हमें करना है, बिटवीन है अमॉन्ग का प्रयोग देखना है। तो यहाँ पे डैश के बाद अगर हम देखें तो राज एंड रोहित केवल 2 नाम दिए गए हैं। अगर यहाँ पे नाम हमारी संख्या 3 हो जाए या 3 से अधिक हो तो हमें एमोंग लगाना होगा, लेकिन अगर 2 हैं तो 2 के लिए हमेशा बिटवीन का प्रयोग ही हमें करना होता है। ये हमारा प्रीपोजिशन का जो नियम है। तो हमारे इस 12वें का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो कंडीशनल सेंटेंसेस से है। तो ये दूसरे वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस में जो सेल या विल आता है तो हमें पहले वाक्य जो करना है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही बनाना है। तो 13वें का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जो लास्ट सी लिखा है, माफ़ करिए यहाँ पे करना पड़ेगा डी। तो रेंस वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इफ़ इट रेंस कोमा आई सेल नॉट गो। तो नेक्स्ट बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो इफ़ ही डैश दे वुड कम। तो जब भी अगर कंडीशनल सेंटेंस आता है जिसमें पहले वाक्य में अगर हम देखें इफ़ आता है और दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब मिलाएं, अगर दूसरे वाक्य की हेल्पिंग वर्ब जो बिल या सेल है तो इफ़ वाला वाक्य हमारा बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अगर दूसरे वाक्य में वुड लगा हुआ है तो इफ़ वाला वाक्य हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। अगर दूसरे वाक्य में वुड हैव लगा हुआ है तो हमारा इफ़ वाला जो वाक्य है ये वाक्य बनेगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो यहाँ पे वुड लग के आ रहा है तो वुड के साथ में अगर देखना है पहला वाक्य में जो करना है पास्ट का इंडेफिनिट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पहला जो सी ऑप्शन है कॉल्ड। तो 14वें का जो आंसर हो गया सी हो गया है, ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो ही इज़ फॉन्ड रीडिंग। तो जब भी फॉन्ड की बात आए, टायर्ड की बात आए या फ्रेड की बात आए या वेयर की बात आए, विवेयर की बात आए तो इनके बाद जो प्रीपोजिशन है हमेशा ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। तो फॉन्ड ऑफ रीडिंग, टायर्ड ऑफ या डाइड ऑफ, तो इस तरह से ऑफ का प्रयोग होता है। लिसन के बाद टू आता है, सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। 15वें का आंसर हो गया डी ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय जम्प्ड द ट्रेन। तो यहाँ पे बॉय है वो जम्प्ड डैश द ट्रेन लिखा है। तो लड़का है वो ट्रेन से कूदा। जब किसी सरफेस से अलग होते हैं तो सरफेस से अलग होने के लिए हमारा जो ऑप्शन रहता है वो सरफेस से अलग होने पर OFF वाला हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर जो टिक करेंगे वो हमारा ऑप्शन रहेगा 16वें का सी OFF ऑफ। फ्रॉम का प्रयोग जब करते हैं जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते हैं, एक स्थान से अलग होते हैं। बाई का प्रयोग जब करते हैं जब किसी वाहन से आने जाने की बात करते हैं। और इनका प्रयोग जब करते हैं किसी चीज़ के अंदर कोई है तो वहाँ पे मैं के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं।
और सरफेस से अलग होने के लिए हम ओ डबल एफ, जैसे हम पढ़ते होंगे संस्कृत में, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राड़ पतन, तो वहाँ पे अलग होने के अर्थ में जैसे अपादान होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे ओ डबल एफ का प्रयोग करेंगे ट्रेन से अलग होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्क हार्ड लिस्ट यू। तो जब भी हम बात करें लिस्ट के साथ में, पता है लिस्ट के साथ में हमेशा शुड का ही प्रयोग हम करते हैं, तो 17 का आंसर हो जाएगा शुड। तो वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी अपने आप में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन से पहले किसी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप कर देंगे हम नो आर्टिकल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई हैव कॉल्ड यू। इसका हमें पैसिव करना है, तो पैसिव करने के लिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म बाय का प्रयोग सामान्यतः करते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आप जरा बताएं कौन सा होगा। तो हैज़ आने पर, हैव आने पर हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर हम चेंज कर रहे हैं तो यू आएगा पहले, आई हो जाएगा पीछे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 19 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा यू हैव बीन कॉल्ड बाय मी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेट फॉर अ वाइल। तो इसमें हमें सेंटेंस का टाइप बताना है, किस प्रकार का सेंटेंस है। जो हमारा सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज़, नेवर, ऑलवेज, काइंडली या डू नॉट से प्रारंभ होता है, वो वाक्य हमारा इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो हमारे 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और टेट और सुपर टेट के लिए हम इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस और कुछ थ्योरीज़ वगैरह आपको यहाँ डालते रहेंगे, पोस्ट करते रहेंगे।